प्यारे बच्चों, आज हम प्रस्तुत हैं वसंत भाग 3 के पाठ संख्या 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पाठ के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया ये जो निबंध है, इस पाठ के माध्यम से लेखक का प्रयास है कि आप जानें कि हमारे समाज में, हमारे जीवन में चिट्ठियों का क्या महत्व रहा है। ये शब्द बदल भी सकता था कि चिट्ठियों का क्या महत्व है, लेकिन जब हम जिस दौर में इस पाठ को पढ़ रहे हैं, उस दौर में सामान्य जनमानस के बीच चिट्ठियों का आदान प्रदान नहीं के बराबर, यानी कि काफ़ी कम हो गया है। लेकिन एक समय रहा है कि जब संचार के माध्यमों में सबसे अव्वल, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला जो माध्यम था वो चिट्ठियों था। यानी शुरुआत से लेके कबूतर, घोड़े, जो भी संचार के माध्यम थे, उनमें जो सबसे स्थिर माध्यम रहा, जो माध्यम सबसे लंबे समय तक टिका रहा, वो चिट्ठियों का ही माध्यम रहा। हम देखते हैं ईमेल का माध्यम आया, वो लंबे समय तक नहीं टिका। एसएमएस का माध्यम आया, वो लंबे समय तक नहीं टिका। यानी आज के दौर में तो संचार और एक दूसरे से संपर्क साधने के जो माध्यम हैं, वो लगातार बदलते चले जा रहे हैं। लेकिन इस दौर में पहले से लेके आज भी, और ये जो संचार के आधुनिक माध्यम हैं, उनमें जो बातें आज हम करते हैं, जो इस तरीके से बातें करते हैं, वो कहीं ना कहीं उसका जो बेस है, जो उसका जो आधार है, जो उसका जो तौर तरीका है, या यूं कहें उसका जो संस्कार है, वो इन चिट्ठियों के लेखन कला से ही उपजा हुआ है। तो इस पाठ के माध्यम से न सिर्फ हम चिट्ठियों के इतिहास, उनके उत्थान और समाज में उनकी भूमिका एवं महत्व को जानेंगे, बल्कि हम यह भी जानेंगे कि इस चिट्ठियां हमारे समाज में, हमारे संचार और संपर्क माध्यम के विरासत के रूप में किस प्रकार से रही हैं। और हमें जिस प्रकार से अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए, उसी प्रकार से हमारे समाज में चिट्ठियों की भूमिका को नहीं भूलना चाहिए। बच्चों, एक बात और है कि जब ये पाठ लेखक लिख रहे हैं, उस समय चिट्ठियों की भूमिका समाज में बची हुई थी, यानी बड़ी संख्या में चिट्ठियां लिखी जा रही थी। तो पाठ में ऐसी बातें आएंगी जब आपको लगेगा, जैसे जब लेखक शब्दों का प्रयोग करेंगे, आज भी, आज भी, तो इनका जो आज है, ये उस समय का आज है जब लेखक लिख रहे हैं, ये आज का नहीं है। क्योंकि आज अगर लेखक लिखते तो शायद ये बातें नहीं लिख पाते, क्योंकि चिट्ठियों के लेखन की जो संख्या है वो काफ़ी सीमित हो चुकी है। आइए, हम चूंकि पाठ बहुत बड़ा है, ये निबंध बहुत बड़ा है, इसलिए इसके महत्वपूर्ण अंशों पर चर्चा करते हुए हम थोड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वो संचार का आधुनिक साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। अब देखिए, पहला ही बात आता है कि जो संतोष पत्र से मिल सकता है, जो सुकून हमें पत्र से मिल सकता है, वो एसएमएस के संदेश से क्यों क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि एसएमएस का संदेश चाहे कोई भी लिखे, वो एक उसी कंप्यूटर की भाषा में, उसी शब्दावली में आता है, उसका सभी का देखने का भाव एक ही जैसा हो जाता है। लेकिन पत्र, कौन व्यक्ति लिख रहा है, उसकी हैंडराइटिंग, उसके लिखने का अंदाज, उसका पेन, उसकी स्याही, उसके शब्द शैली, सभी कुछ उसकी बातें कहते थे, लगता था कि वो स्वयं आके बोल रहा है। और एसएमएस के संदेश में वो बात नहीं। यानी जो लगाव पत्रों को लेकर रहता था, जिस प्रकार से लोग पत्रों को समझते थे, महत्व देते, एसएमएस के संदेश को नहीं दे पाते हैं। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई। कई दुनिया के तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है, यानी पत्रों के माध्यम से भी बड़े बड़े साहित्य रचे गए। यानी किसी ने साहित्य के लिए किसी को प्रेरित किया, किसी ने उस पर टिप्पणी की, वो सब पत्रों के माध्यम से होता रहा। आगे देखिए, पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। ये बात मैंने पहले ही बताई आपको कि सबका एक अपना पत्र लेखन का स्टाइल होता है। लोग पत्र पाते ही आंख बंद करके भी अगर बैठे हैं और कोई उनको पत्र पढ़ के सुनाए तो बता देते थे किसने लिखा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। ये बात देखिए, लेखक जब लिख रहे हैं उस समय भी
प्रतिदिन 4.5 करोड़ चिट्ठियां रोज डाक में डाली जाती थी। निश्चित रूप से आज उनकी संख्या कम हो गई होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था, हजारों सालों तक संचार का माध्यम केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े, हरकारे मतलब बच्चों ये कुछ ऐसे विशेष व्यक्ति होते थे जो तेजी से दौड़ के एक संदेश को दूसरे जगह तक पहुंचाते थे। फिर उसके बाद घोड़ों का माध्यम शुरू हुआ, फिर ट्रेन, फिर तमाम बदलाव आए। तार ने रेलों से भी तेज गति संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और रडार की दुनिया बदल रहा है। यानी अब तो आप देख रहे हैं कि आधुनिक बदलते संसाधन कितने फास्ट हो गए हैं। हम मोबाइल और व्हाट्सएप की दुनिया में जी रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कितना तेजी से परिवर्तन हुआ है। आइए देखिए पत्र लेखन कला का विकास किस प्रकार हुआ। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठकों में पत्र लेखन विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया कई देशों में प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफी प्रयास किए। ये बात बताई जा रही है किस प्रकार से लोगों को पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया गया, किसकी किसकी इसमें भूमिका रही। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला 1972 शुरू किया गया। यह सही है कि खासतौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। आप देखिए पत्र लेखन कला के लिए प्रतियोगिताएं आज भी बच्चों, आपको अपने पाठ्यक्रम में याद होगा कि निबंध के साथ साथ पत्र लेखन भी आता है। ये पत्र लेखन आज इसलिए आता है कि कहीं न कहीं एप्लीकेशन के रूप में, निवेदन के रूप में किसी न किसी प्रकार से पत्र लेखन की कला का जानना हम लोगों के लिए बेहद जरूरी है। यही ये कह रहे हैं कि आज फैक्स, ईमेल, मोबाइल, चिट्ठियां सब कुछ आ गई हैं, लेकिन व्यापारिक डाक आज भी आप देखिए कोई फॉर्म करते हैं, कहीं एप्लीकेशन देते हैं, किसी को कुछ कहना चाहते हैं, किसी थाने में रिपोर्ट लिखवाना है, किसी पे कुछ करना है, तो जब तक आपके अंदर पत्र लेखन की कला नहीं रहेगी आप अच्छे से उस रिपोर्ट को तैयार नहीं कर पाएंगे। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र लिखा या न या लिखाया न हो, या पत्रों का बेसब्री से इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। देखिए कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं लेखक कि कोई ऐसा नहीं जिसने कभी पत्र न लिखा हो या लिखाया न हो। आज के दौर में हो सकता है ऐसे व्यक्ति मिल जाएं, लेकिन लेखक जब लिख रहे हैं तब ऐसा संभव नहीं था। कुछ फिल्में हैं जिनको देखेंगे आप, एक मीरा नायर की फिल्म बॉम्बे है और सलाम बॉम्बे, और दूसरी एक फिल्म है आपकी श्याम बेनेगल की, वेलकम टू सज्जनपुर। इस फिल्मों में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे पात्र हैं जिनका काम ही पत्र लिखना है। यानी कुछ लोग जो पत्र नहीं लिख पाते थे वो पत्रों को लिखवाते थे। और सैनिकों में क्या होता है कि वहाँ आज भी मोबाइल और तमाम चीज़ों पे प्रतिबंध रहता है, इसलिए उनसे संपर्क और उनका हालचाल जानने का माध्यम पत्र ही होते हैं। इसलिए सैनिकों को अपने परिवार का हालचाल जानने के लिए जब पत्र आते हैं उनका बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है। आपको बॉर्डर फिल्म का गीत संदेश से आते हैं इसी पत्र के इंतजार पर ही लिखा गया है। परिवहन के साधनों ने विकास की दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं जिसे आप भली भांति जानते हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं, करे हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज गए। यानी पहले के ज़माने में जो बड़े बड़े लेखक और व्यक्ति, महान लोगों की जो चिट्ठियां होती थी, लोग उसे सहेज कर रखते थे, और बाद में उन पत्रों के माध्यम से ही उस समय की सोच, मानसिकता और इतिहास का पता लगाया जाता है। जैसे देखिए, अगर संचार के साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? सही बात है कि मोबाइल में हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्टोर नहीं कर सकते, और हम कोशिश भी करते हैं तो कई बार तकनीकी कारणों से सब चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। यानी आप चाह कर भी एसएमएस के संदेशों को लंबे समय तक नहीं रख सकते, जबकि आप पत्रों को रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है।
भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वो आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गई। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जम देखिए, मैं ये जो पहले ही बताया ना कि पत्र उस समय की मानसिकता और इतिहास को भी व्यक्त करते हैं। जब बाद में आप उन पत्रों को पढ़ेंगे तो वो व्यक्ति जिस मानसिकता में, जिस दौर में लिख रहा है, जैसे आज कोरोना का समय चल रहा है, तो आज लोगों की बातचीत के विषय में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोरोना का विषय शामिल रहता है, ये महामारी का विषय शामिल रहता है। उसी प्रकार से हर एक समय में पत्रों के माध्यम से उस समय के विषय शामिल रहते थे। महात्मा गांधी के पास दुनिया के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वो जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया की बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे। पत्रों का जवाब देने के मालूम उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है जैसे उन्हें पत्र मिलता था उसी समय उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तब वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव मिल जाते हैं। देखिए, कहा जाता है गांधी जी को जब भी कोई पत्र भेजता था, आज भी बहुत सारे लोगों के परिवारों के पास गांधी जी के उत्तर वाले पत्र मौजूद हैं। ये उनकी बड़ी विशेषता थी कि इतनी बड़ी संख्या में पत्र मिलने के बावजूद भी गांधी जी उनका लगातार जवाब देते रहते थे। और तमाम महान लोगों की ये विशेषता है। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति से कम नहीं मानते हैं। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण बात, वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो कहाँ तथा पत्रों का आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि नाम से महात्मा और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 41 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। ये वही मनोदशा है कि उस दौर में जो चीज़ें घट रही हैं वो उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं, उनके पत्रों के माध्यम से ये पता चलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसकी असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग को मिलता है। देखिए, पत्र लेखन परंपरा पहले भी राजा महाराजा एक दूसरे को पत्र भेजते थे, उससे पहले भी। तो पत्रों की जो परंपरा है भारत में बहुत पुरानी है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह करोड़ों लोगों को जोड़ने का काम करती है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उत्तम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे बेसब्री से इंतजार होता रहता है। यानी लद्दाख लद्दाख से लेकर तमिलनाडु तक, राजस्थान से लेकर मेघालय तक, ये पूरा देश कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से पत्रों के इंतजार में रहता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। यानी जो पत्रों के इंतजार में लोग कई बार सुबह सुबह डाक खाने पहुंच जाते हैं कि हमारी चिट्ठी आई कि नहीं। दूर देहातों में लाखों गरीब घरों के चूल्हे मनी आर्डर अर्थव्यवस्था से चलते हैं। गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठियां मनी आर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। और अंत में कह रहे हैं कि देखिए, जो बहुत जिनके परिवारजन के लोग बहुत दूर नौकरी करते हैं और पहले जब मनी आर्डर से पैसे आते थे, तो जब डाकिया गांव में प्रवेश करता था तो उसका स्वागत, उसको पानी पिलाना, उसका इस प्रकार से जैसे कि वो डाकिया ना हो, कोई देवदूत हो, क्योंकि वास्तव में उसी के द्वारा उस परिवार का चूल्हा चौका चलता था और अपने परिवारजनों का शुभ संदेश प्राप्त होता था। तो कुल मिला के बच्चों, निष्कर्ष इस पाठ का यही है कि हमको अपने समाज में पत्रों का क्या महत्व है, क्या भूमिका है, किस प्रकार से समाज का एक महत्वपूर्ण अंग, एक हिस्सा बन के पत्र हमारे बीच में रहे हैं। आज उनकी भूमिका बदल गई है, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी रूप में विद्यमान है। इसी बात को समझाने का प्रयास, इसी महत्व को बताने का प्रयास लेखक ने इस पाठ के माध्यम से किया है। इस पाठ से कुल 5 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से भी हम इस पाठ की विशेषता और कुछ अन्य जो चीज़ें हैं जो इस व्याख्या में छूट गई हैं, हम उनको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।